ये मां बेटे की सरकार कितना ही गठबंधन क्यों न कर ले, कितना ही लठबंधन क्यों न कर ले, देश की जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। मोदी जी ने जो कहा है स्वतंत्र भारत में एक सामान्य जन की क्षमता और आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। जो प्रियंका जी ने कहा है वह एक अधिनायकवादी और सामंती मनोवृत्ति। जो बड़ा बड़ा सीना लिए घूम रहे हैं, उन्हें अभी समाजवादी के पहलवानों को देखा नहीं उन्होंने। पहले बीजेपी थे, उन पर तो मैं भरोसा नहीं करता हूं, उनकी तो कुछ बस की नहीं है। चौकीदार बनना चाहते हूं, हिंदुस्तान का चौकीदार बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तो कुछ चैन से नहीं देगी, हो गया है, प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे और एमपी बन के अगर बैठे लोकसभा में तो कहते प्रसाद होगा हमारा जीना हराम कर देगा। नमस्कार, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। प्रियंका गांधी बनाम नरेंद्र मोदी। हमने आपसे कहा था बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन कितनी दूर तक जाएगी? क्योंकि 7वें चरण के मतदान के बाद जो हालात हैं उसमें यह बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इस बार के चुनाव में मुद्दे और विचारधारा ये सब दरकिनार और सामने बात पहुंच गई है। अब माता पिता जाति धर्म और अब तो कौन नीच है और कौन ऊंची जाति का है, बहस इस पर है। और हालात ये हैं कि तस्वीरों में टेलीविजन पर आप देखा करते होंगे एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, लेकिन लगता है कि हालात बदले हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी बरकरार हैं लेकिन राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी ने ले ली है। और इस तरह से कि अब लगने ये लगा है कि बचे हुए चरणों में जो तय होना है वो यही कि आखिरकार प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई आखिरकार किन नतीजों तक पहुंचती है। क्योंकि ये सब कुछ इसलिए क्योंकि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज प्रियंका गांधी के आरोपों पर बड़ा प्रहार कर दिया। मोदी ने क्या कहा? उन्होंने पहले ट्वीट किया और कहा कि क्या नीची जाति में पैदा होना उनका गुनाह है, और उसके बाद उन्होंने भाषण में भी ये कह दिया क्या गुर्बत में उन्होंने चाय बेची तो उन्होंने गुनाह कर दिया। दरअसल कल प्रियंका ने मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया था। मंतव्य क्या था? क्या जाति से उनका तात्पर्य था? पता नहीं, लेकिन उसे जिस तरह से परिभाषित किया नरेंद्र मोदी ने वो ये था कि उनकी जाति पर कहीं न कहीं कटाक्ष किया है प्रियंका गांधी ने। सत्य पचा नहीं पाने के कारण आप मेरी जाति पे गाली देने को उतर रहे हैं। आपने ये कह दिया कि नीच की राजनीति है। भाइयों बहनों, मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? जो माहौल है और चुनाव जिस मुकाम पर है उसमें क्या प्रियंका गांधी ऐसा बोल सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया उनके द्वारा और प्रियंका गांधी कहना कुछ चाहती थी कह कुछ गई। सच्चाई क्या है ये समझने और समझाने की जरूरत शायद कांग्रेसियों को आज बहुत ज्यादा पड़ी। और दलील क्या कि दरअसल प्रियंका गांधी ये कहना ही नहीं चाहती थी और अपने तरीके से बात को घुमा फिरा कर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से चीजों को नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा माफी मांगिए क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो बयान प्रियंका जी का है उसको एकदम तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर दिया। उन्होंने ओछी राजनीति, निचली राजनीति, निचले स्तर की राजनीति की बात की है। उसको जो है उन्होंने जोड़ दिया निचली जाति से। जात से क्या लेता ना, निचले स्तर की राजनीति, निचली राजनीति से उन्होंने कहा। इसका जात से कोई मतलब होता नहीं। पिछड़ी जाति से आते हैं दंगा कराने के लिए, कत्ल करने के लिए। पिछड़ी जाति से आते हो दंगा कराने के लिए, दंगा करोगे और नाम लोगे पिछड़ी जाति से आते हैं।
देश के सामाजिक ढांचे को मद्देनजर रखते हुए व्यक्ति या विचार के प्रति कभी नीच शब्द का प्रयोग नहीं होता। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस किसी व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया है, वो पूरे देश से क्षमा मांगे। लगभग 2 दशक पहले इस देश की राजनीति को मंडल और कमंडल इन 2 वर्गों में बांटा गया था और आज नरेंद्र मोदी के विरोधी कह रहे हैं कि दरअसल इन दोनों बातों को अपने आप में समाहित कर लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। और इसीलिए कल फैजाबाद में खड़े थे, पीछे भगवान राम की तस्वीर थी और नमो को राम का सहारा चाहिए संदेश ये था। और आज जाति की बात, कमंडल से मंडल तक की ये जो पूरी यात्रा है ये अपने आप में समाहित कर लेते हैं। पहले 2 विचारधाराएं थी, 2 वर्ग थे और इस बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आपने तड़प देखी लालू जी की, जातीय राजनीति के चैंपियन कहे जाते हैं, और दूसरी चैंपियन मायावती, बीएसपी सुप्रीमो, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपनी जाति बताने तक की चुनौती दे डाली। यदि ये पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो इनको अपनी जाति बताने में तकलीफ क्यों हो रही है? इनको बताना चाहिए कि वो किस जाति से पिछड़े वर्ग में है। इसके पहले भी ये बयान मायावती जी का आया था। वो जानना चाहती हैं कि आखिरकार अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं तो फिर वो किस जाति के हैं, बताते क्यों नहीं हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह खुलासा अभी तक नहीं किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की राजनीति जमकर होती है, लेकिन बस उतनी ही दूर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जितना दूर तक फायदा उठाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर मायावती जी पर नाराज है और यह कहकर पलटवार किया है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी की जमीन खिसक रही है और इसको देखकर वो नर्वस हैं और इस तरह के सवाल कर रहे हैं। ऐसे शब्द के प्रयोग की वकालत करने के लिए बहन मायावती जी आएंगी, इसका खेद और भी ज्यादा है। बहुजन समाज पार्टी स्वाभाविक बहुत नर्वस हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है और ये उसकी नर्वसनेस का एक बौखलाहट का प्रतीक है कि इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अध्यक्षता को करनी पड़ी। दरअसल कहानी यह है कि आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी को जो रीजनल क्षेत्रीय नेता है और उनकी अपनी पार्टियां हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आत्मविश्वास से लबरेज, उन्हें लगता है कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसीलिए एक तरफ ममता बनर्जी निशाने पर तो दूसरी तरफ निशाने पर मायावती। लेकिन इन बातों को किस तरह से कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास की वजह क्या है? वजह यह कि हाल के दिनों में जो नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच वाद विवाद हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वोटों का बड़ा फायदा हुआ है और इसीलिए उमा भारती ने भी प्रियंका गांधी पर जोरदार प्रहार किया। मैं उनका नाम नहीं ले पाती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया था कि मैं उनका नाम लेकर टीआरपी गेन कर रही हूँ। उनको ये भूल गया कि उनकी जो हैसियत है वो अभी मेरे बराबर तो नहीं है। मैं मुख्यमंत्री रही हूँ, केंद्रीय मंत्री रही हूँ, सांसद रही हूँ। उस रॉबर्ट वाड्रा की श्रीमती जिस पर भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच चल रही है, उन्होंने इस शब्द का जो प्रयोग किया है और इसके पहले उन्होंने स्मृति ईरानी के नाम पे इस तरह से ऑटो को घुमा करके बोला, उससे उनका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब तो हमें उनको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया ही उनको देख करके दंग रह गई। तो क्या ये पिछड़ी जाति और अगड़ी जाति के बीच राजनीति पहुंच गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति से कभी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो सीमा भी पाट दी है। लेकिन अगर उमा भारती झांसी से उम्मीदवार हैं और इस तरह से निशाने कांग्रेस पर साध रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके मिर्जापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और आज राहुल गांधी ने मोदी के ही अंदाज में उन पर प्रहार किया। राहुल ने मिर्जापुर में मोदी पर उन्हीं की नकल कर जिस तरह से अटैक किया वो भी काफी दिलचस्प है, देखिए। हिंदुस्तान की जनता 60 साल से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया,
तुम लोगों ने 60 साल से कुछ नहीं किया। तुम लोग सो रहे थे। तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है। तुम लोगों में कोई ज्ञान नहीं है। 60 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने इस देश के। आजादी से 60 साल हो गए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब मैं करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मैंने गुजरात को शक्ति दी, पूरे हिंदुस्तान को मैंने दूध दिया। यह है राहुल गांधी का नया अवतार। किस तरह से वो प्रचार भी कर रहे हैं और वोट किस तरह से मांगा जा रहा है इस बार के चुनाव में, अपने आप में यह दिलचस्प है। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी राहुल भैया कहकर बोलते हैं और राहुल गांधी की नकल कुछ बांह चढ़ाकर उन्होंने एक जमाने में की थी, तो आज राहुल गांधी ने प्रत्युत्तर दे दिया है। और इस तरह से कि सपने दिखाने का जो कार्यक्रम है उस पर हमला बोला जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी कम नहीं है। उन्होंने भी मिर्जापुर के लोगों को सपना दिखाया है कि मैं इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी जब अपनी घड़ी देखेंगे तो उस पर लिखा होगा मेड इन मिर्जापुर। राहुल गांधी आज मिर्जापुर में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाइया वो है वाराणसी में। और वाराणसी में आखिरकार जिस तरह की लड़ाई होने जा रही है उसमें सबने अपनी अपनी ताकत लगा दी है। पहले आपको ये बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से खबर है कि मोदी के खिलाफ प्रचार करने के लिए राहुल गांधी भी वाराणसी जाएंगे। अभी तक कार्यक्रम नहीं था और 10 तारीख को वो वहां रोड शो करेंगे। और यह गौरतलब है कि कल मोदी ने राहुल के खिलाफ अमेठी में चुनाव प्रचार किया और कहा यह जा रहा है कि एक तरह से ये प्रत्युत्तर भी हो सकता है। अमेठी पहुंचेंगे मोदी तो फिर जाहिर तौर पर राहुल गांधी भी वाराणसी पहुंचेंगे। राहुल गांधी भी वाराणसी जाएंगे? नहीं, वो राहुल जी तो सब जगह प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है वाराणसी भी जाए प्रचार करने। 10 तारीख को जिस दिन इस बार के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमेगा आखिरी चरण के लिए, उस दिन वहां एनडीए की भी एक बड़ी रैली होने वाली है। वैसी बड़ी रैली जो कि कभी 2009 में लुधियाना में हुई थी। और उस रैली में सभी एनडीए के घटक मौजूद होंगे और नरेंद्र मोदी की जीत के लिए वहां से आह्वान किया जाएगा। लेकिन उस रैली में एक शख्स नहीं होंगे जो पिछली दफा थे, शरद यादव। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और एक नए रंग में शरद यादव वाराणसी में दिखे। वाराणसी में वे मोदी के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन देने के लिए पहुंच गए हैं। चुनाव जो है वो एक मिशन होता हम लोग, और वो मिशन जो है उसमें सफलता नहीं देखी जाती। तो अगर शरद यादव पहुंच गए हैं वहां विरोध करने, तो समर्थन में भी लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच गए हैं। इसके पहले आपने देखा होगा सभी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं मदद के लिए। राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ पहुंचे तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी भी पहुंचे। इतना ही नहीं, बीजेपी बदल गई है। ये दलील लगातार जब कांग्रेसी देते हैं तो कुछ वजह भी बताते हैं और कहते हैं कि अटल जी की पार्टी तो ये है नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला अब पार्टी छोड़ गई हैं और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। बिलासपुर से उन्होंने अभी फिलहाल चुनाव लड़ा है और अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके प्रचार में वो वाराणसी पहुंच गई हैं। और छत्तीसगढ़ में अपना चुनाव खत्म कर बिलासपुर से वो पहुंची वाराणसी और कहा कि बीजेपी में तानाशाही आ चुकी है और रमन सिंह की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, अटल जी की ये पार्टी नहीं रही। यही कहना बार बार करुणा शुक्ला का। उधर जिन पर सबकी निगाहें हैं वाराणसी में अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आखिरकार क्या किया है? वाराणसी पुलिस, उससे उन्होंने एक शिकायत भी लगाई है, एक तरह से मदद की अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें जबरन सुरक्षा नहीं दी जाए। इस तरह की बात उन्होंने कही है और ये इसलिए उन्होंने कही है कि जो सुरक्षा है क्या वो व्यवधान पैदा कर रही है और वो असंतुष्ट हैं और उन्होंने ये गुहार लगाई है कि जो भी सुरक्षा दी गई है वापस ले ली जाए। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। काशी की जनता मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। काशी के लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। काशी में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा विश्वनाथ जी का मुझ पर आशीर्वाद है।
फिर मुझे किस बात का डर है? आप काशी की जनता की भाजपा के गुंडों से सुरक्षा कीजिए, मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़ दीजिए। ये पढ़कर क्यों बोल रहे थे? आखिरकार बात समझ में नहीं आती। लेकिन जिस तरह का मिजाज यहां पर वाराणसी में अरविंद केजरीवाल का, कुछ वही मिजाज अमेठी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास का भी। उन्होंने भी स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी के पक्ष में काम कर रहे हैं आप। उन्होंने अमेठी में चुनावी धांधली की आशंका भी जाहिर की और आरोप लगाया कि पुलिस उनके परिवार वालों और समर्थकों को परेशान कर रही है। और यहां यह बताना जरूरी है कि पुलिस 1-2 दिन पहले से कहने लगती है कि जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है उस चुनाव क्षेत्र का, तो आप क्षेत्र छोड़ दें, लेकिन परिवार वालों को जाने के लिए नहीं कहा जाता है। और कुमार विश्वास कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों को भी अमेठी से चले जाने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि आम आदमी जो अमेठी के हैं उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, उन्हें इतना दहशत में लाया जाए ताकि राहुल गांधी की विजय का मार्ग सुनिश्चित हो सके, लेकिन उन्हें पता नहीं है। दूसरे, हम पोलिंग बूथ के बारे में लगातार कहते रहे हैं कि इस पुलिस प्रशासन के भरोसे निष्पक्ष पोलिंग नहीं होगी। हमें यहां वीडियो मॉनिटरिंग चाहिए, वेबकास्टिंग चाहिए और अर्धसैन्य बल चाहिए। चलिए, ये शिकायतें कल खत्म हो जानी है क्योंकि चुनाव है, अमेठी में चुनाव है और दूसरी जगहों पर भी चुनाव है, क्योंकि कल चरण जो है वो है 8वां और खत्म होने की कगार पर। लेकिन खत्म होने के बाद आखिरकार जो गिनती होगी 16 मई को, उसमें कुछ नतीजे आएंगे। और नतीजों के पहले की तैयारी क्या है? नतीजों के पहले की तैयारी यह है कि किसी भी हालत में, चाहे नतीजे जो भी आए, नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचने नहीं देना है। और किस तरह से गोलबंदी हो रही है, एक छोटे से विराम के बाद आपको बताते हैं।